कल हम लोग लहर से लिख लिए थे, ठीक। लहर के बाद दो पंक्तियां हैं प्रेम पथिक से, अच्छी पंक्तियां हैं। उसके बाद कामायनी की कुछ पुस्तकें हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। अगली पंक्ति है, किंतु पहुंचना उस सीमा पर, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। ये लाइन प्रेम पथिक से है। अर्जुन गिरी जी ने पूछा भी था कि प्रेम पथिक की विषय वस्तु क्या है। तो जो भी इसमें मिला सुकुमार शर्मा में कि यह एक असफल प्रेम की कथा है। जैसे ग्रंथ में आपको मिलता है ना पंत के कि वीणा के बाद असफल प्रेम की ग्रंथि है, वैसे प्रेम पथिक भी है। और एक चीज हमने ऊपर लिखवाया भी था कि इस पर हर्मिट का जो है, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। उसके बाद कामायनी पर लिखी प्रमुख पुस्तकें, उसमें दो तीन बहुत पूछी जाती हैं। कामायनी अगली प्रसाद भी कर सकते हैं, मतलब प्रसाद पर और कामायनी पर मिला के कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई। तो सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो है कामायनी एक पुनर्विचार। मुक्तिबोध ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस पर, ठीक। अब बिल्कुल मिली जुली रचना कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। कामायनी हो गई, एक हो गया पुनर्मूल्यांकन। किसकी है? आर्यस चतुर्वेदी, हाँ, राम स्वरूप चतुर्वेदी। कुछ अपने लिए भी रहने दो। ये सही है। अरे ऊपर वाला, ऊपर वाला बस। तो ये दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा की अगर बात आएगी तो मुक्तिबोध वाली है। अगली रचना कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन। कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान।
अगला, कामायनी का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन। डॉक्टर कुमार विमल। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। डॉक्टर शिवकुमार मिश्र। डॉक्टर शिवकुमार मिश्र। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। डॉक्टर नगेंद्र। प्रसाद की काव्य कला। रामनाथ सुमन। प्रसाद का काव्य। प्रेम शंकर। इसमें एक और लास्ट में लिख लीजिए, रमेश कुंतल ने की कामायनी पर नई किताब। इनकी एक रचना पूछी गई थी, क्या नाम है सर पुस्तक का? कामायनी पर नई किताब। उनकी एक रचना पीजीटी में पूछी गई थी, किसी को याद है? हाँ, उसी आधुनिक वातावरण से पुरस्कार मिला है सर, इसी पुरस्कार मिला है ना? नहीं, इस पे नहीं। विश्व मिथक, विश्व सरित सागर मिथक करके। हाँ, त्रिपाठी जी वातायन मतलब रोखा खिड़की मतलब आधुनिक दृष्टिकोण से तुलसी। ठीक है, बस इतनी रचनाएं थी। जयशंकर प्रसाद अब समाप्त हुई। इसमें सबसे ज्यादा वही मुक्तिबोध वाली, उसके बाद नीचे की भी कुछ रचनाएं इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात है तो मुक्तिबोध ठीक। उसके बाद शिव कुमार मिश्र वाली या इनकी, नरेंद्र की, रामनाथ सुमन की भी कई बार पूछी जाती है। प्रसाद की काव्य कला, वो प्रसाद के ऊपर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक रामनाथ सुमन की। अगला चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए पेज से लिखिए, जहाँ इसको लिखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म 29 फरवरी 1899।
एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम 1899 ही माना जाता है, लेकिन रामविलास शर्मा ने 1897 माना है। तो मैं भी ऑप्शन में 1899 हटा दें तो आप कहेंगे कि सवाल गलत है, लेकिन सवाल गलत नहीं है। तो आप जानते रहिए कि 1897 भी इनका माना जाता है, और मानने वाले हल्के फुल्के विद्वान नहीं है, रामविलास शर्मा है, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना, मतलब एक तरह से निराला को निराला बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, तो इसलिए ब्रैकेट में आप यहाँ जो है 97, लेकिन देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि ये ऑप्शन में ना मिले तब इन पे विचार किया जाएगा। अगर दोनों मिल जाए तब भी यही मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि नंद दुलारे वाजपेयी को इन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इनसे अपने जन्म, पहली रचना, सब कुछ पूछा था। उस पत्र में निराला ने स्वयं अपना जन्म ये 29 फरवरी 1899 लिखा है, स्वयं उन्होंने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों मिल जाएगा तो हमको बिना विचार किए 1899 मारना है। अगर 99 ना मिले तो 1875। ठीक। मृत्यु 5 अक्टूबर 1961। 10वां महीना होगा अक्टूबर। गड़बड़ा रही। ठीक, अब इसी पे बगल छोटे छोटे कई पॉइंट हैं। ठीक, जन्म स्थान महिषादल, पश्चिम बंगाल। उसी के आगे पैतृक स्थान कहाँ लिखेंगे? उन्नाव। गढ़ाकोला उन्नाव, महिषादल, पश्चिम बंगाल। पैतृक स्थान गढ़ाकोला उन्नाव। पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी। माता तो मिली नहीं, हम खोज रहे थे। पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज। बचपन का नाम सूर्य कुमार। इकट्ठा कर लीजिए। बचपन का नाम झारखंडी, बचपन का नाम सूर्य कुमार, बचपन का नाम गोसाई दत्त। यहाँ नहीं, जहाँ इकट्ठा करिएगा कि छायावादी तीनों कवियों को बचपन का नाम इकट्ठा कर लीजिए। जब भी याद करिए तो एक साथ याद करिए, फिर आपको अलग अलग याद करने में समस्या होगी। इकट्ठा याद होगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, जैसे जब आप छायावाद की चारों लेखकों की पहली रचना याद करिए तब भी इकट्ठा याद करिए। शंकर प्रसाद झरना, ये निराला अनामिका फर्स्ट, पंत उच्छ्वास, महादेवी मीना। डेट भी अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 1918, 1923, 1920 और 1930। डेट के साथ अगर याद कर लेंगे तो आपको एडवांस में रहेगा। अगला उपाधि महाप्राण, बसंत का अग्रदूत,
वाल्ट हिटमैन। वाल्ट हिटमैन फिलहाल जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां मिलेंगे कि मुक्त छंद के पहले प्रयोक्ता अमेरिकी कवि थे, वाल्ट हिटमैन थे। और अपने यहाँ मुक्त छंद को, ऐसा नहीं था कि इनके पहले मुक्त छंद में रचनाएं नहीं हुई थी, लेकिन जिस स्तर पे इन्होंने उसको लाया उस स्तर पे इसीलिए सबसे ज्यादा विरोध भी इनको झेलना पड़ा। वैसे तो आप पढ़ेंगे अंबिका दत्त व्यास ने भी मुक्त छंद में लिखा है, लेकिन उन लोगों ने केवल हाथ आजमाने के लिए लिखा था और इन्होंने बाकायदा उसे मतलब काव्य का अनिवार्य हिस्सा बना के मान के चला। और जो वही है ना कि जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो झेलना तो उसी को पड़ेगा, तो इसीलिए सबसे ज्यादा विरोध निराला को झेलना पड़ा। यहाँ एक चीज बता दें, बसंत का अग्रदूत जो है हम लिखाएंगे वहां पे, ये स्मृति लेखा में अज्ञे ने संस्मरण लिखा है। उसी में उन्होंने 20वीं शताब्दी का बाण भट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा है, उसी में उन्होंने समय सूर्य दिनकर को कहा है, उसी में उन्होंने कवि वत्सला होमवती देवी को कहा है। ये सारे उपाधियां जो आप पढ़ते हैं वो अज्ञे ने स्मृति लेखा में इसी शीर्षक से इन लोगों के ऊपर संस्मरण लिखे। तो ये दो सवाल हो गया, एक तो उपाधि हो गई और दूसरा अज्ञे द्वारा लिखा गया। हम वहां लिखवाएंगे संस्मरण में किसको उन्होंने क्या कहा है। ये 3-4 के अलावा एक आध कोई और छूट रहा है। हाँ, 55 का नाम उपाधि। चलिए, निराला के छायावादी काव्य संग्रह। तो पहले की तरह हम लोग एक तरफ रचना, फिर डेट और फिर उसकी विशेषता। अनामिका प्रथम या अनामिका फर्स्ट 1923। यहाँ एक सवाल आपका उठ सकता है और कुछ लोग लिखवाए भी होंगे कि अनामिका इनका प्रथम नहीं है, परिमल है। ठीक, हम आपके उस संदेह को दूर करते हुए चले। अनामिका में शुरू में जब ये 23 में आया था तो 7 कविताएं थी। बाद में वो 7 कविताएं परिमल में संग्रहित कर ली गई, इसलिए कुछ विद्वान परिमल को इनका पहला काव्य संग्रह मानते हैं, लेकिन हम परिमल को नहीं मानेंगे क्योंकि अनामिका फर्स्ट 23 में आया है, परिमल 30 में आया है। ठीक, तो आपको हम केवल इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई इस मुद्दे पे बहस करे तो आप उसका सार्थक जवाब दे सको और आपको जानकारी भी रहे। इसीलिए आपको अनामिका फर्स्ट की कविताएं परिमल में भी मिल जाएंगी। जो अनामिका फर्स्ट में है वो परिमल में। इसके आगे लिखते हैं, निराला का प्रथम काव्य संग्रह है उसके आगे डैश करके पंचवटी प्रसंग, जूही की कली, मैं और तुम, इसी में लिखना है। हाँ, तुम और मैं और तुम नहीं। पंचवटी प्रसंग, जूही की कली, तुम और मैं प्रमुख कविताएं हैं। परिमल संकलित है ना 1930।
क्या हुआ? तुम और मैं। तुम और मैं। उसी की शायद लाइन है, तुम चंचलगत सुर सरिता में तुम गई मान ले। ठीक, ये अद्वैत वेदांत की सबसे प्रतिनिधि पंक्ति है जिसमें वो अद्वैत की बात करते हैं। अभी आगे हम लिखवाएंगे अगला पॉइंट, परिमल 1923, उसके आगे लिखिए बादल राग। अब इस पे ध्यान देना है, ये बहुत पूछी जाती है। बादल राग, बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, विधवा आदि प्रमुख कविताएं। आप ये जान लीजिए ये तीनों सिलेबस में रखी गई है। संध्या सुंदरी भी सिलेबस में है, बादल राग भी सिलेबस में है, और भिक्षुक भी सिलेबस में है। और जो सिलेबस में है वो कविताएं ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि पेपर बनाते समय जो आदमी पढ़ाता है उसी पे पेपर, इसी से सवाल आया था कि निराला ने विप्लव का वीर किसे कहा है। निराला ने विप्लव का वीर किसे कहा है, इसी बादल राग कविता का वो सवाल था। सरल इतिहास में भी है, दूसरा इतिहास और बच्चों सिंह वाले बादल को कहा है। अगला गीतिका, इससे भी एक सवाल आया था। इसमें 101 गीतों का संग्रह है, यही सवाल आया था। इसमें 101 गीतों का संग्रह है। आगे उसी में लिखिए, यह नव गति, नव लय एवं नव ताल से युक्त रचना है। नव गति, नव लय एवं नव ताल से युक्त रचना है। नव गति, नव लय, नव ताल, अर्थात आप उसमें यही कह सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ नया है। पता नहीं, सब हमें पता होगा तो रोज इसमें इसको वैसे पहले आना चाहिए था, 1935। इसके आगे लिखना है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत। शोक गीत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रेजेडी, सॉनेट नहीं, ट्रेजेडी। ठीक, हिंदी देखिए, 3 सवाल ट्रेजेडी से 3 सवाल बन सकते हैं। आप अगर दिमाग दौड़ाएंगे तो हिंदी का पहला ट्रेजेडिक नाटक, मध्यकालीन काव्य की अकेली ट्रेजेडिक कृति, और हिंदी की पहले सर्वश्रेष्ठ ट्रेजेडिक काव्य या शोक गीत। 3 सवाल इससे बन सकते हैं, तीनों हमने आपको चर्चा करा। आगे, यह निराला जी की सर्वाधिक वैयक्तिक रचना है। उसी में यह निराला जी की सर्वाधिक वैयक्तिक रचना है। राम की शक्ति पूजा,
पे 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट यह है, यह निराला की सर्वाधिक ओजपूर्ण रचना है। यह निराला की सर्वाधिक ओजपूर्ण रचना है। और दूसरा पॉइंट, इसका कथानक जो बार बार पूछा जाता है, बंगला कवि कृतवास के कृतवासी रामायण से लिया गया है। इसका कथानक बंगला कवि कृतवास के कृतवासी रामायण से लिया गया है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी से सवाल आया था कि राम की शक्ति पूजा निराला के इन 2 कविताओं का सार है। क्योंकि आप लोग पेपर सॉल्व नहीं करते, इसलिए आप लोगों को सवाल नहीं याद रहते। और ईमानदारी से हमने कम से कम 15 मार्च 2015 को डायट प्रवक्ता पेपर हुआ था। 15 मार्च 2015 को, तब से मैंने पेपर नहीं सॉल्व किया है। लेकिन उसके पहले इस तरह सॉल्व किया है कि अब भी एक सवाल याद है कि वो कहाँ है। ये जो आया है सवाल, आप जाके देख लीजिएगा, जीआईसी प्रवक्ता 2009। ये सवाल नहीं, तो सवाल में पढ़ा कि निराला राम की शक्ति पूजा निराला की किन 2 कविताओं का सार तत्व है, ये सवाल। तो उसका उत्तर भी हम आपको लिखवाएंगे, उसमें तुलसीदास और राम की शक्ति सरोज स्मृति। अगला तुलसीदास, यह गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर रचित यह गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर रचित, खास बात यह है खंड काव्य। खंड काव्य को अंडरलाइन कर लीजिए। यह गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर रचित खंड काव्य है। और आखिर में लिखेंगे अनामिका सेकंड। इसके आगे लिखिए सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, वह तोड़ती पत्थर, वन बेला, यौन रेखा, वन बेला यौन रेखा आदि महत्वपूर्ण लंबी कविताएं इसी में संग्रहित है। इसी में संग्रहित है। पहले सारे स्वतंत्र रूप निकलती थी क्या? एक पॉइंट और लिख लीजिए।
यह निराला का प्रतिनिध काव्य संग्रह है। मतलब निराला जी के जितने काव्य संग्रह हैं उसमें जैसे कामायनी उनका प्रतिनिधि है, वैसे अनामिका सेकंड इनकी प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। अब हम हेडिंग डालेंगे छायावादोत्तर रचना। कुकुर मुत्ता की डेट 1942 है और स्वतंत्र प्रकाशन की डेट 39 है। छायावाद समाप्त हो जाता है 36 में। जब हम आपको हेडिंग बोल रहे हैं छायावादोत्तर रचनाएं, तो अभी आप लिखते लिखते उग जाएंगे इतनी रचनाएं लिखते हैं। सर इसको पलटीवादी लिख सकते हैं इसके बाद वाला। किसको? जो छायावादोत्तर होगा। छायावादोत्तर का मतलब क्या होता है? परगत एवं प्रयोग बाद। शब्दों का अर्थ उलझाने के बजाय सीधे सीधे समझ लिया करें। देखिए छायावादोत्तर रचनाएं में नंबर 1 कुकुर मुत्ता। ये आपके लिए नया लग रहा होगा, लेकिन फिर वही एक सवाल घुमा के एक बार नेट में सवाल आया था सीरियल मिलाने, और उसने दीप शिखा और कुकुर मुत्ता दोनों किया था। अब मैं इसलिए परेशान था कि दीप शिखा भी 42 में, कुकुर मुत्ता भी 42 में, तो मैं किसे आगे मारूं किसे पीछे मारूं। दोनों की डेट मुझे याद थी, लेकिन ऑप्शन में उसने सही करवाया कि दीप शिखा पहले है, कुकुर मुत्ता बाद में है। बाद में मुझे किसी ऐसी किताब में नहीं, एक व्याख्याकार ब्रजेश आते हैं जो सिविल के लिए कविताओं की व्याख्या लिखते हैं। व्याख्याकार ब्रजेश की किताबें आती हैं, तो वो मतलब जितनी लंबी कविताएं हैं सबकी व्याख्या लिखेंगे। मैं व्याख्याकार ब्रजेश की किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया, तब मुझे समझ में आया कि जब 1942 में ये छपा था तो इसमें 8 कविताएं की 10 कविताएं और थी। बाद में उन कविताओं को निकालकर गीत गुंज नाम से अलग छाप दिया गया और कुकुर मुत्ता को स्वतंत्र रूप से 1948 में प्रकाशित कराया गया। इसलिए दीप शिखा आगे आ गई और कुकुर मुत्ता पीछे चला गया। तो थोड़ा सा मामा सोचना पड़ता है। आगे चलो, इसके आगे लिखिए, यह मुख्यतः व्यंग्यात्मक लंबी कविता है। समझ गए 48 में क्यों है? हाँ। समय आने पे देखते हैं। यह मुख्यतः व्यंग्यात्मक लंबी कविता है। इसके 2 पात्र हैं और कौन किसका प्रतिनिधि है हम आगे लिखाते हैं। ठीक, यहाँ केवल इतना। अणिमा बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। अणिमा 1943। हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप बताइए अणिमा में कौन सा प्रसिद्ध गीत है? हम सब ने पढ़ा है, ये मान लीजिए सब ने। स्नेह निर्झर बह गया रे संजो रह गया। आगे लिखिए इसी में प्रसिद्ध गीत स्नेह निर्झर बह गया, इसी में है। इतना महत्वपूर्ण गीत है और कुछ नहीं करना है हमको, बस ये पूछ लें कि स्नेह निर्झर बह गया निराला के किस संकलन से। आज तो है
कुछ दिन बाद जब हम टेस्ट लेंगे तब देखते हैं अणिमा निकलता है कि अंदर बैठा रहता है। अगला पॉइंट बेला। उन्नीस सौ 46 नए पत्ते यह भी मुख्यतः व्यंग्यात्मक रचनाओं का काव्य संकलन है। हमने आपको बताया कि जब निराला की व्यंग्यात्मक रचनाओं की बात आएगी तो नंबर 1 पे क्या आएगा? कुकुरमुत्ता। अच्छा, आप ये बताइए कि निराला ने कुकुरमुत्ता को क्यों लिया? उसकी कोई एक विशेषता बता दीजिए। कहीं भी उगाता है। एक विशेषता, चलिए ठीक। मुझे जहां तक जानना था वो आप वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं। कुकुरमुत्ता के विरोध में किसे खड़ा किया गया है? गुलाब। तो क्या क्या दिखाना चाहते थे निराला कुकुरमुत्ता और गुलाब को तुलना करके? गुलाब जो है जैसे खाद मिट्टी पानी सब ज्यादा शोषण करता है, पूंजीवाद है और कुकुरमुत्ता चलिए, बिना समय लिए हम आते हैं अपने मुद्दे पे। पूंजीवाद सर सबसे पहली विशेषता ये है, गुलाब को कहीं से लाके हमें लगाना पड़ता है। कुकुरमुत्ता अपने आप, उसे किसी की जरूरत नहीं। गुलाब शोषण करता है खाद और पानी का, कुकुरमुत्ता किसी का शोषण। गुलाब यहाँ पर अभी आएगा कि गुलाब पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग, सामान्य व्यक्ति। याद रखिए ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, काम देगी। तो इसी कुकुरमुत्ता से जो अलग की गई कविताएं थी, देखिए इसकी डेट 1948 होगी, गीत नए पत्ते की 46 है। 46 में इसी कुकुरमुत्ता की कविताएं जब निकाल ली गई तो वो किस नाम से छाप दी गई? नए पत्ते। नए पत्ते के आगे लिखिए, यह भी व्यंग्यात्मक काव्य है, व्यंग्यात्मक काव्य संग्रह। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब व्यंग रचना की बात आए तो नंबर 1 पे। अगला अर्चना। उन्नीस सौ 50। आगे लिखिए, इसमें भक्ति परक गीतों का संग्रह है। भक्ति परक गीतों का संग्रह है। फूटे हैं आमों में बौर सर्वश्रेष्ठ गीत है। इस समय होगा। फूटे हैं आमों में बौर सर्वश्रेष्ठ गीत है। अगला लिखिए, आराधना। इसमें भी वही कर दीजिए, डाट डाट भक्ति परक गीतों का संग्रह। फिर एक महत्वपूर्ण रचना आ गई, गीत गुंज। उन्नीस सौ 54। आराधना 50 में। हाँ, गीत गुंज 1954। इसके आगे लिखिए, निराला के जीवन काल की अंतिम रचना।
मतलब जब वो जीवित थे तो ये इनकी अंतिम रचना है, निराला के जीवन काल की अंतिम रचना। अब इसमें भी एक बड़ा मशहूर गीत है, बीड़ा वादनी। तो गीतिका का है बंधु, गीतिका का पहला ही गीत है बीड़ा वादनी बर दे, तो ये स्वतंत्र नौ अमृत जीवन में भर। चलिए बिना समय लिए हम बताते हैं। बांधो न नाव इस ठाव बंद, इसी में संग्रहित है, लिखो। बांधो न नाव इस ठाव बंद, पूछेगा सारा गांव बंद। लेकिन आप आगे तक ही लिखिए, बांधो न नाव इस ठाव बंद। बंद नहीं लगाओगे तो उपन्यास हो जाएगा। उपेंद्र नाथ ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि बंधु है कि बिना बंधु है। ठीक। अगला लिखिए सांग काकली, 1959 मरणोपरांत प्रकाशित। मरणोपरांत प्रकाशित 63 मरे थे तो 59 में 61 में। तो क्या चाहते हो कि जब वो प्राण उनके निकल रहे थे तब भी लिखेंगे? भाई बुजुर्ग होने पे कम से कम 1-2 साल छुट्टी दे दीजिए। 1-2 साल आदमी लिखने की स्थिति में 59 हो गया था। इसीलिए हमको लगा कि आप चाह रहे हैं कि 61 होता है। नहीं, उसमें होता है कि भाई जैसे हम लोगों को काम करने की एक क्षमता है ना, कि बुजुर्ग होने पर भी कितने समय तक लिख सकते हैं। एक समय आएगा सांस निकल सकता है, कि आंखें जवाब देगी, हाथ पैर जवाब दे देगा। ठीक। इस मशीन के हर पुर्जे से अभी से नहीं तब तो दुखद है। चलिए अन्य अच्छा ठीक है, उसी में आगे लिखते चलिए। और रचनाएं जो इनकी मिलती हैं उसी में, इसी में लिखवा रही गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, ये सब कविताएं ऐसे हम भी इसमें कंफ्यूज हैं, लिख लीजिए। खाजो हरा, मास्को डायलॉग, पकौड़ी में बड़ी देर तक चटनी की याद आने लगी। हाँ, हमको लग रहा है भूख लग गई है। गर्म पकौड़ी, आगे चलिए। प्रेम संगीत, चटनियाँ रुपये का खाजो हरा, रानी और कानी, मास्को डायलॉग, अजिया, हमको दिखाना पड़ेगा आपको रजिया। अजिया, हमने अजिया लिख रखा है, अजिया ही मानेंगे हम। अपरा, अच्छा स्रोत लाइए, मानने में कोई बुराई नहीं है। अपरा और सबसे आखिरी में लिख दीजिए राग विराग। राग विराग के आगे लिखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा संपादित
डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा संपादित निराला जी की श्रेष्ठ कविताओं का संग्रह। और कुछ है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रामविलास श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा संपादित निराला जी की श्रेष्ठ कविताओं का संग्रह। ये तो हो गया राग विराग के बारे में कथन। और फिर राग विराग क्योंकि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास भी है तो वो भी आप वहीं रख लीजिए। निराला जी की प्रमुख लंबी कविताएं। अब तक जितना आप लोगों ने लिखा होगा उसमें हम बढ़ा देते हैं अब 2-4। नंबर 1 सरोज स्मृति। खैर उसके ऊपर हम बादल राग भी लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं। चलिए राम की शक्ति पूजा। एक शब्द और लिख लीजिए वहां पे। लंबी कविता को चाहे प्रलंब काव्य कहें, चाहे निबंध काव्य कहें, चाहे लंबी कविता कहें, ये आपको ध्यान रखना है कि लंबी कविता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था पिछली बार। उसने लिख दिया था कि प्रलंब काव्य कौन सा है, निबंध काव्य कौन सा है। हम लंबी कविता हटा के प्रलंब काव्य रख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आगे उसी में राम की शक्ति पूजा के बाद तुलसीदास, बादल राय, कुकुर मुत्ता, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति बहुत महत्वपूर्ण लंबी कविता है ये। मुक्त प्रेम को लिखी गई, लेखक लिखी गई, ये बहुत चर्चित कविता है। और इसकी कथा क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। सम्राट अष्टम एडवर्ड इसके बारे में आप जानते हैं इसमें क्या था? इसकी विषय वस्तु है मुक्त प्रेम। मुक्त प्रेम क्या है? हम अभी आपको लिखवाएंगे निराला की प्रेम की कविताएं, तो वहां हम आपको लिखवा देंगे कि प्रेम पे उनकी कौन सी कविताएं हैं, लेकिन सबसे मशहूर कविता मुक्त प्रेम पे यही। कोई बताएगा इसके बारे में कुछ? हाँ, लगभग वही कथा है कि सम्राट अष्टम एडवर्ड जो थे उन्हें किसी स्त्री से प्रेम हुआ था, तो वहां पे इंग्लैंड में ये परंपरा है कि अगर राज परिवार में, क्योंकि वहां पे रानी ही प्रमुख होती है, राजा प्रमुख नहीं होता। आज भी देखिए महारानी विक्टोरिया या एलिजाबेथ द्वितीय, वहां का शासक जो है महिलाएं होती हैं। वहां ये कानून है कि वहां के जो राजकुमार हैं, जो राजा हैं, वो शादी किसी ऐसी ही स्त्री से करेंगे जो इंग्लैंड की हो। इंग्लैंड की बाहर की स्त्री से अगर वो विवाह करते हैं
तो उनको राजपद छोड़ना पड़ेगा, अर्थात वो साम्राज्य की मालकिन नहीं होगी। सम्राट अष्टम एडवर्ड ने जिस स्त्री से प्रेम किया था और उसके लिए जब उनको ये बताया गया कि महाराज आपको इसके लिए राज्य छोड़ना होगा, राजपद छोड़ना होगा, तो उन्होंने राज छोड़ दिया, लेकिन उस स्त्री को नहीं छोड़ा था। तो उस समय मतलब ये एक मुक्त प्रेम के लिए, स्वच्छंद प्रेम के लिए बहुत बड़ी बात थी। आइए बैठिए। तो ये उस समय एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। ये उस समय एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और इस पर निराला ने उन्हीं के नाम पे सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति लंबी कविता लिखी है। हम आपको अभी निराला की श्रृंगारिक कविताएं अलग से लिखवा देंगे, लेकिन जब हम लंबी कविता पढ़ते हैं, वैसे हमने जितनी लंबी कविताएं लिखी गई हैं, एकदम लेटेस्ट में एकांत श्रीवास्तव तक, एकांत श्रीवास्तव भी लिख रहे हैं। डूब उनकी लंबी कविता है और डूब वीरेंद्र जैन का उपन्यास है, सबसे बड़ा सिपहिया। तो डूब लंबी कविता जो अब तक लिखी जा रही है, उस तक हमने सारी लंबी कविताएं इकट्ठा कर दी है। हम आपको उसे अंत में, जब हम लोगों का काव्य समाप्त होगा, तो वहां आपको सारी लंबी कविताएं इकट्ठा लिखवाएंगे। अभी यहाँ जिस व्यक्ति की जो कविता चल रही है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सम्राट अष्टम एडवर्ड, अगर विषय वस्तु आ जाए तो ये याद रखना है कि ये मुक्त प्रेम से जुड़ी हुई लंबी कविता। आगे जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी का पत्र, पंचवटी प्रसंग। आप जानते हैं ना कि पंचवटी गुप्त जी की है, पंचवटी प्रसंग इनकी है। यमुना के प्रति, वन बेला, अब एक सवाल आप भी पूछ सकते हैं कि रामानंद बंद करिए। ये तो हो गई निराला की। अब इसमें मैं जो बताना चाह रहा था, एक सवाल आपका ये हो सकता है कि इसमें कौन पूछी गई। समस्या ये है कि जो आपके मन में सवाल होना चाहिए, उसको भी हमें अकेले सोचना पड़ता है। इसमें राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज स्मृति, बादल राग और कुकुर मुत्ता, इतनी पूछी गई है एज ए लंबी कविता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पंचवटी प्रसंग उस तरह से तो निराला सब कुछ पूछा जाएगा, नहीं सब पूछता है। कुछ। हम केवल लंबी कविता के नजरिए से पढ़ रहे हैं। हम जानते नहीं थे कि कुकुर मुत्ता लंबी कविता है। कथा बताएं छोटी सी। एक जगह कहीं आ गया था कि निराला की लंबी कविता है। फिर मैं आर्यस चतुर्वेदी पढ़ रहा था। आर्यस चतुर्वेदी में निराला के बाद पीछे जब वो नई कविता के बारे में लिख रहे थे, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि कुकुर मुत्ता एक लंबी कविता है। तब मेरे दिमाग में आया कि यहीं से उस व्यक्ति ने प्रश्न बनाया था। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप पेपर सॉल्व करके कुछ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी टॉपिक का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां से पेपर के प्रश्न उठते हैं। हमको क्यों याद है ये प्रश्न?
क्योंकि पहले हमने पेपर सॉल्व किया है, इसीलिए हमारा ज़्यादा फोकस ये रहता है कि एक पेपर एक दिन, ये आपके जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें ऐसी मिल जाएंगी कि हम तो कहते हैं नेट में ऐसी ऐसी लाइनें मिलेंगी जो कहीं किसी इतिहास में, किसी कोचिंग में कोई टीचर तक नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, वो नेट का पेपर बताएगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। और आप लोग उसे बहुत हल्का समझते हैं, घर की मुर्गी है। चलिए अन्य तथ्य, दो चार तथ्य ही लिखवाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे हम। पहला, निराला जी की प्रथम रचना जोही की कली। निराला जी की प्रथम रचना जोही की कली ब्रैकेट में 1916 मानी जाती है। आगे इसमें अभी 3 लाइन और है, आगे लिखिए। मुक्त छंद में रचित होने और प्रणय केल के प्रभावशाली वर्णन के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर इसे छापने से मना कर दिया। इसी की फिर अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, नए पॉइंट से लिख लीजिए। इसे सबसे पहले शिवपूजन सहाय ने अपने पत्र आदर्श में छापा। इसे सबसे पहले शिवपूजन सहाय ने अपने पत्र आदर्श में छापा और इसके भावों की प्रशंसा की। अब हमारी बात समाप्त हुई। अगला पॉइंट, और इसके भावों की प्रशंसा की। अब हमारी पूरी बात खत्म हुई, ठीक, कि सर मतलब ये जूही की कली कब आई, क्यों इनकार हुआ, क्या आरोप था, किसने इसे पहले छापा। यहां तक पूरा मामला एकदम क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, निराला साहित्य के गहन अध्येता। निराला साहित्य के गहन अध्येता डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार